रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं उनके विकास के लिए एक रोड मैप तैयार करने के ऊपर चर्चा चल रही है और इस चर्चा में अध्यक्षता कर रहे थे और प्रोफेसर आर.बी. सिंह जी इसमें ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे। देवेश भी नहीं आ पाए थे वो, लेकिन ऑनलाइन जुड़े हुए थे साथ में। और यहाँ पे डॉक्टर ए.के. सिंह जी आए हुए हैं सर, जो डायरेक्टर हैं और वाइस चांसलर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट आई है दिल्ली का सर। और उसके बाद जो कर्नाटक में गेहूं की सबसे बड़ी संस्थान है उसके डायरेक्टर जी.पी. सिंह यहाँ पे हैं सर। मऊ में जो सीड की संस्थान है उसके डायरेक्टर करनाल से सर। और कई वैज्ञानिक बांदा के यूनिवर्सिटी के डीसी साहब हैं, बीएचयू के एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर साहब हैं सर। और उसके साथ यहाँ पे 5 हमारे प्रगतिशील किसान जिनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण प्राप्त और एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर से बेकार कर दिया यार, इतनी देर से क्या कर रहे और इसका आशय ये था कि जो भी रोडमैप पे चर्चा की जाए ऑडियो बिल नहीं है ये आपका तो कहीं लगा हुआ है। बर्बाद कर ये चीज़ें कहाँ करना भी नहीं है। क्या हुआ नहीं ऑडियो का हुआ इलाका मध्य प्रदेश का है, वहाँ से भी काफ़ी एक्सपोर्ट होता है। और बुंदेलखंड के जो जालौन और हमीरपुर का इलाका है, ये तार है देख के क्या इधर जल्दी आ गए आए मौके पर ऑडियो गड़बड़ कर दिया। तो जल्दी अरे यार वही होता है मौके से करवा दो। वो बज रहा है वो वाला अभी क्या हुआ ये रखा है अरे कहाँ आवाज़ आ रही है इसमें? तो ऐसे तो सब में आ रहा है ये आपके मन बना रहा है ये कैमरा देख रहिएगा। आप कुछ समय जब चेक किए तब तो सही आ रहा है। कहीं किसी के साथ है हमारे में क्या क्या करना पड़ेगा। ये देखो इस पे वो कैसे गाजर के जो उत्पादक हैं वो भी हैं जो आर्मी से रिटायर्ड होकर परत खेती में लगे हुए हैं। उन्होंने अपना अनुभव बताया कि कैसे उन्होंने खेती शुरू की और आज की तारीख में लगभग 25,000 टन के आसपास नहीं जा रही है। बेकार अरे इसमें देखो आ नहीं रही घर बना रहा है। सभी विभाग के सारे कुलीग जो हमारे आए हुए, सिर्फ 5 ब्रीफ करना चाहूँगा कि तो हमारा ये पूरा डिस्कशन माननीय मुख्यमंत्री के आदेश से APC और
और दूसरा ये था कि जब तक यूपी ग्रो नहीं करेगी, जिस तरह की पोटेंशियल और कैपेसिटी यूपी में है, भारत को भी ग्रो करने के साथ वो करना बड़ा मुश्किल है। और तीसरा हम लोग ये चलेंगे जिसमें प्रेजेंट लीडरशिप और इन्वायरमेंट जो स्टेट में क्रिएट किया गया है, वो हम सब लोगों को इनकरेज करना है कि इस अपॉर्चुनिटी का हम फ़ायदा उठाएं और माननीय मुख्यमंत्री के लीडरशिप में और इस तरह के जो इन्वायरमेंट काम करने का है और जिस तरह की प्रगति 5-6 साल में देखने को मिला है, ये इस पर हम लोग सोच के उसी तरह से चर्चा की और किस तरह से इसको हम आगे ले जा सकते हैं। ये पूरा इसका जो डिस्कशन का थीम था या फोकस था, उस पर हम लोगों ने ये दिया कि जो इस समय प्रोडक्शन कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बल्कि उससे बड़ा इशू ये होगा कि जो हमारा प्रोडक्ट है या प्रोडक्शन है उसमें कैसे वैल्यू ऐड किया जाए, मार्केट किया जाए, कैसे उसको फ़ायदा उसके किसानों को दिया जाए। तो फार्मर को और फार्मिंग को एक सेंट्रल पॉइंट रख के ये पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, जो कि मनोज जी ने 7-8 पॉइंट सबको भेजा था, वेरी यूजफुल पॉइंट्स। उसको हम लोग कंसंट्रेट करके निकाला। उसमें टारगेट रखा है कि उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में जब हम करें तो कम से कम देयर शुड बी 4-fold इंक्रीज हमारी लैंड प्रोडक्टिविटी में हो और करीब करीब 3 गुना इंक्रीज हमारी वाटर प्रोडक्टिविटी में और एनर्जी यूज इफिशिएंसी डबल हो, चाहे वो वाटर एनर्जी हो, चाहे वो सॉइल एनर्जी हो, चाहे ह्यूमन एनर्जी हो, मशीन हो। एंड देन नियरली 6-fold इंक्रीज इन लेबर इफिशिएंसी एंड लो कार्बन इमिशन। एक बहुत बड़ा टारगेट रख के हमने एक थीम करके इसको एक प्रोजेक्ट किया था कि इसको करके उसी पर जितने भी 35 प्रेजेंटेशंस हुए हैं, डिस्कशंस हुए हैं, उस पर फोकस करें और उसको जो 8-9-10 पॉइंट एपीसी ने भेजा था उस पर कंसंट्रेट करें। तो सर उसको हम लोगों ने जब ये प्रेजेंटेशन दिया तो हमारा यही था कि हमारी प्रोडक्टिविटी जो है ऑल सेक्टर्स, एग्रीकल्चर एंड लाइफ, जब हम एग्रीकल्चर की बात करते थे अंडरस्टूड है कि हम फूड प्रोडक्शन, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, फिशरीज प्रोडक्शन, मेडिसिनल प्लांट्स और जितने सबको इंक्लूड करके बोल रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर इज जस्ट नॉट क्रॉप्स। तो उसमें हमने सोचा है कम से कम देयर शुड बी 40% इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी और फार्मर्स इनकम डबल हो, 100% इंक्रीज हो और हंगर एंड पॉवर्टी हमारे स्टेट में और 40% कम हो एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस तो एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। जैसे मैंने कहा कि वो कहते हैं कि हम ज़्यादा पैदा कर रहे हैं ज़्यादा नुकसान करने के लिए, और वी आर प्रोड्यूसिंग मोर टू वेस्ट मोर, ये लोग कहना शुरू कर दिए क्योंकि हमने इस समय 316 मिलियन टन एक रिकॉर्ड प्रोडक्शन जो कंट्री का बना है वो एक बहुत बड़ा अपने आप में अचीवमेंट है। लेकिन उसको कैसे सेव किया जाए, कैसे वैल्यू ऐड किया जाए, कैसे मार्केटिंग इफिशिएंसी, ऑन टॉप ऑफ दैट जैसे हम कहते हैं फार्मिंग बहुत इम्प्रूव कर गया लेकिन फार्मर अभी उतना इम्प्रूव नहीं किया है और वो एक बहुत बड़ा फोकल पॉइंट है। और उसी पर इसलिए हमने 50% पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी लॉस रिड्यूस करने का और ग्रीन हाउस गैस इमिशन को 20% रिडक्शन करने का जो कंट्री का वैसे गोल है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो मेजर चैलेंज हमारे सामने था कि पूरे स्टेट में वी शुड ब्रिंग द सोशल ग्रोथ, आई मीन ग्रोथ सिर्फ सोशल ग्रोथ, नॉट जस्ट द ग्रोथ, ये नहीं कि यूपी ग्रो कर रहा है या इंडिया ग्रो कर रहा है, बट सोशल ग्रोथ जो अमिताभ सेन जी ने कहा था कि जब तक पूरा ओवरऑल होगा। और इसके बाद हमारी प्रोडक्शन को बढ़ाना बिना नेचुरल रिसोर्स को डिप्लीट किए। अब तक हमारा सारा प्रोडक्शन जो हुआ है फॉर वट एवर रीजन्स, आज 50-60 साल में हम यही कहते हैं कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर्टिकुलरली पानी और ज़मीन, इसकी उपजाऊ, इसकी पैदावार, इसकी क्षमता बहुत कम हो गई है। अब दोनों को एक ही साथ ले जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको भी हमने एक फोकस पॉइंट रखा कि इस तरह से करें कि बिना उसको घटे इसमें बढ़ता रहे। और उसी पर हम लोगों ने जितनी भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज एंड स्मार्ट एग्रीकल्चर जो आजकल बात कर रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा भी अपने बातों में कहते रहते हैं कि जो कल का एग्रीकल्चर था बहुत दूसरे तरह का था, आज का एग्रीकल्चर बहुत ही दूसरा है और कल जो आने वाला एग्रीकल्चर उसमें तो पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं। अभी आप देखेंगे प्रेजेंटेशन में, चाहे किसी भी एरिया में ताकि तो उसको हमें मैच करना पड़ेगा।
और इसीलिए हमने सर इसमें जो ध्यान दिया है कि रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी, जो हमारी जितनी रिसोर्स हैं विशेषकर पानी और ज़मीन, इसको करें। और हम न केवल फूड को एड्रेस करें बट कि फीड और फाडर एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने पड़ा है, जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ स्टॉक निगलेक्ट हो जाता है। और न्यूट्रिशन, बिकॉज अभी तो हम फोर्टिफाइड फूड की और जेनेटिक इंजीनियर क्रॉप्स की बातें कर रहे हैं, तो न्यूट्रिशन, इकोलॉजी, फार्मर्स का इनकम एंड बेसिकली एम्प्लॉयमेंट एंड पर्टिकुलरली एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेटिंग, ये सबको सर हम लोग इनिशियली हमने एक इंट्रोडक्टरी उसमें दिया था, सो दैट हमारा डिस्कशन उसी पर फोकस हो और हमारा जो रोड मैप हो जो आपके सामने अभी प्रस्तुत किया जाएगा और उसको आप देखेंगे, उसमें हम लोगों ने डाइवर्सिफिकेशन पर काफ़ी जोर दिया है और जो कि इन सारे इश्यूज़ को एड्रेस करेगा, चाहे फूड हो, चाहे फीड हो या फाडर हो, हेल्थ हो, न्यूट्रिशन हो, इकोलॉजी हो, इन्वायरमेंट हो, ऑल दो थिंग्स आर, जब अब उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। एंड देन फाइनली हम लोगों ने कहा कि देन वी शुड ब्रीड एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, जो कहा जाए कि वो जॉब क्रिएटर्स हैं, दे आर नॉट जॉब सीकर्स। और उसी कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी हमारे जो एग्री एंटरप्रेन्योर्स आए थे, बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए, दे आर जस्ट द आई ओपनर्स वी कैन सी। अब उसी को मल्टीप्लाई करने के लिए सर हम लोगों ने एक मॉडल एक तैयार किया है, जिसको हमने ये कहा है कि एक्शन प्लान एंड मॉडल होगा। और एक एग्जाम्पल की तरफ से हमने ये दिया है कि पूरे स्टेट में, जिसमें देयर आर वेरी डिस्टिंक्ट 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं यूपी में, तो अगर 9 नहीं ले तो कम से कम एक ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट में अगर एक 4 या 5 लेके साइट लेके, जहाँ हम साइट सेलेक्ट करें और उसमें करीब 10,000 हेक्टेयर एरिया लेके और करीब 10,000 फार्मर, 100 विलेजेस हों और 50,000 किसान हों, 100 गाँव हों, लेके जो हम इम्यूनिटी क्रिएट करना चाहते हैं कि एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल विद इनपुट सप्लाई सेंटर्स, विद फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप एंड देन मार्केट पॉइंट्स, इनपुट सप्लाई पॉइंट्स, ये सारे उसमें देख के एक बनाया गया। तो उसको करने के बाद जो उसमें निकला तो उसमें ये था कि प्रिपेयर रिसोर्स इन्वेंट्री बना के, और हर एक जोन के लिए, क्योंकि हम लोग कभी कभी कहते हैं साहब इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज में बहुत छोटी चीज़ें भी सर, खाली अगर हम यही कह दें, हम तो एग्रोनॉमिस्ट हैं, क्रॉप प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट, हम कह दें खाली समय से बोना, एक ही फैक्ट अगर हम बोल दें, उससे आपको 5 से 10 क्विंटल का फर्क पड़ जाता है। दैट इज अ टेक्नोलॉजी। अगर आप 15 दिन बोना डिले कर दें तो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। तो उस तरह के हर एक जोन के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज, रिसोर्स उस तरह का मॉडल बना के दें, एंड देन उसमें हम जो कुछ भी उसकी कुछ नेसेसरी एमिनिटीज लाइक वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, एंड देन कोल्ड चेन स्टोरेजेस, एंड देन एक मॉनिटरिंग एंड गवर्नेंस सिस्टम फॉर दिस सिस्टम, सो दैट इज ऑल बीइंग मॉनिटर कि हम कर रहे हैं। इसको करके साहब सर हम लोगों ने एक वो नक्शा तैयार किया है, एंड वो नक्शा जो है अल्टीमेटली विल यील्ड या रिजल्ट देगा, अगर आप 5 साल मॉनिटर करें कि प्रोडक्टिविटी में कितना गेन हुआ, सस्टेनेबल इनकम कितनी बढ़ी, डाइवर्सिफिकेशन का क्या इफेक्ट रहा, फूड न्यूट्रिशन एंड सोशल सिक्योरिटी पर क्या इफेक्ट पड़ा, और फीड फॉडर अवेलेबिलिटी का हुआ, एंड देन इम्प्रूविंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज। ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर हम नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू लीव समथिंग फॉर द पॉस्पेरिटी, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए भी कुछ हम छोड़ के जाएं। ऐसा न हो कि हमें लगा हमने सारे मिट्टी और ज़मीन और जलवायु सब खत्म करके दिया है। तो ये सब करके सब फिर हम लोगों ने करीब 30 से 35 प्रेजेंटेशन हुए हर सेक्टर से, साइंटिस्ट से, एग्री एंटरप्रेन्योर से, एंड किसानों को हम लोगों ने सुना और उसी पॉइंट पर फोकस किया जिसको एपीसी ने बड़े अच्छी तरह से ऑर्केस्ट्रेट किया था, और कंसंट्रेट करके सर एक मॉडल, हम लोग इसको अभी पूरा फाइनल शेप नहीं दे पाए सर, टाइम कम था, लेकिन मोटी मोटी चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट कर दी जाएंगी, और उसके बाद जैसा आपका आदेश होगा, माननीय कृषि मंत्री जी हैं, बाकी हम लोग उसको लेके इसको बनाएंगे सर। बट वी ओनली वांट टू अश्योर यू सर दैट आपके लीडरशिप में वी आर ऑल विलिंग टू डिवोट टाइम अपना, और वो जो भी हो कि स्टेट को एक नया शेप जो मिल रहा है, इस तरह का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, एंड इंडिया, यूपी का रियली लीड, यूपी को तो हम लोग स्टेट कहते हैं, बट कंट्री आर मोर देन ए कंट्री, मेनी कंट्रीज यू कैन कंपेयर,
तो उस तरह का इमर्ज होकर आपके लीडरशिप में आए सर। तो इसको हम लोगों ने इन पॉइंट को दिया है, मैं सोचा आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। और डॉक्टर अशोक सिंह सर इसको बुलेटेड फॉर्म में इसको हम लोग जो सिंथेसाइज किए हैं, डॉक्टर अशोक सिंह सर इस डायरेक्टर हैं ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के, और इनकी बाकी साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। लेकिन इतना बता दूं कि सर जो बासमती राइस जो 30,000-35,000 करोड़ का जो एक्सपोर्ट हो रहा है, इज ऑल कंट्रीब्यूशन बाय डॉक्टर अशोक सिंह जो यहाँ आए हुए हैं। एंड जीपी सिंह वीट में वीट राइस के बहुत बड़े पंडित कहूँ कि क्या कहूँ पता नहीं, लेकिन इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। एंड देयरफॉर मैं सर इसी सबके साथ मैं आपको यही बताना चाहूँगी, जहाँ आपका आदेश होगा, जहाँ आप कहेंगे, हम लोग सब तैयार हैं सर। एंड विल डेफिनेटली वांट टू सी कि स्टेट आपके लीडरशिप में दुगना तिगुना चौगुना नहीं कई गुना बढ़ के आगे आए, जिससे हम कहें कि हम सब चीज़ों में नंबर 1 है। एंड वो सर दिस इज ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इम्पॉसिबल है, एंड ऑल कैन बी डन। हम लोगों ने छोटे स्केल पर डिमॉन्स्ट्रेट किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको एक बड़े स्टेज पर आपको उसमें वो करें सर। इसके बाद इसको हम लोग और आगे ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको मैं देने के लिए हमने बताया। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब कृषि को एक नए आयाम पर पहुंचाने के लिए इंक्रीमेंटल नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस की ज़रूरत है। और जैसा डॉक्टर पंजाब सिंह साहब ने बताया, अभी जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है राइस का, उसका 80% वैरायटी अशोक सिंह साहब ने पैदा किया है सर, इन्होंने बनाया है। उसी तरह लगभग 70% वीट जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो वैरायटीज़ डॉक्टर जीपी सिंह ने बनाया है। मैं इनवाइट करता हूं डॉक्टर अशोक सिंह साहब को रोड मैप प्रेजेंट करने के लिए। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी, परम आदरणीय मंत्रीगण, प्रोफेसर आरवी सिंह, प्रोफेसर पंजाब सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हुए सभी वैज्ञानिक साथी और किसान भाइयों, मेरे लिए हर्ष का विषय है कि मुझे यह मौका मिला है। सर, कुछ बातें जो हम लोगों ने चर्चा की हैं उसको आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। अगली स्लाइड। सर, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 10 सालों के अंदर जो कार्बन क्रेडिट है, कार्बन फार्मिंग है या कार्बन का मार्केट है, वो सबसे बड़ा बाजार होगा। धान गेहूं का एक्सपोर्ट जो है पीछे हट जाएगा, लेकिन कार्बन का एक्सपोर्ट जो है सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। इसके लिए सर खेती में कुछ ऐसी पद्धतियां हैं जिनको हम रिजनरेटिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं, जो ज़मीन की उर्वरता को स्थापित करती हैं, वातावरण को सुरक्षित रखती हैं। जैसे लेजर लेबलिंग है, डायरेक्ट सीडेड राइस है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है, पराली को जलाने की बजाय गलाना है। तो इन पद्धतियों का अगर किसान प्रयोग करते हैं तो इसके लिए पैसा मिलता है। और 1 हेक्टेयर में अगर पराली जलाने के बजाय अगर उसको गलाया जाए तो 1 कार्बन क्रेडिट मिलती है, जिसका दाम करीब $40 के आसपास होता है। और सभी कृषि पद्धतियों का प्रयोग करें तो 1 हेक्टेयर में करीब 6 कार्बन क्रेडिट मिलती है, जो 15,000 रुपये के बराबर होती है। और ये क्रेडिट खरीदने वाले वो इंडस्ट्री के लोग हैं, जैसे हवाई जहाज उड़ाने वाले, जो कि उनका अपना कार्बन फुटप्रिंट वातावरण पे आ रहा है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वो उसे कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए दूसरे से कार्बन क्रेडिट खरीद सकते हैं। तो किसान ये जो कार्बन क्रेडिट पैदा करेंगे, इसको उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन लोगों को बेचा जाएगा, और इसके लिए बहुत सारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आ रही हैं। एक हमने इसमें डेटा दिया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर हम कार्बन फार्मिंग की शुरुआत करें, जिसमें कि धान, गेहूं और गन्ना 3 फसलों में, तो इससे जो वार्षिक लाभ होगा किसानों को 3,000 करोड़ रुपए का होगा। तो किसान को एक इंसेंटिव मिलेगा कि अच्छी पद्धतियों का प्रयोग करें और अपनी जमीन की उर्वरता को भी बढ़ाएं और पानी को भी बढ़ाएं। अगली स्लाइड। इसके अलावा सर एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको हम अक्सर दक्षतापूर्ण खेती, प्रिसीशन एग्रीकल्चर, स्मार्ट एग्रीकल्चर या डिजिटल एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। अभी हाल में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किया था,
दिल्ली में प्रगति मैदान में, और वहाँ पे सभी प्रकार के ड्रोनों को दिखाया गया था। कृषि में प्रयोग होने वाले ड्रोन की विशेष रूप से व्यवस्था की गई थी। ड्रोन के द्वारा सर कृषि में जो रासायनिक दवाएं हैं उनका छिड़काव, नैनो यूरिया जैसे तरल उर्वरक हैं उनका छिड़काव, खरपतवार नाशी दवाओं का छिड़काव इतनी दक्षतापूर्ण तरीके से किया जाता है कि जो 1 एकड़ का छिड़काव करने में मजदूर को 4 घंटे लगते हैं, ड्रोन के द्वारा 8 मिनट के अंदर एक फ्लाइट के अंदर कंप्लीट हो जाता है। उसी तरह से 1 एकड़ में दवा का छिड़काव करने के लिए 250 लीटर पानी लगता है सामान्य मशीन से, ड्रोन के द्वारा सिर्फ 8 लीटर पानी में 1 एकड़ का छिड़काव हो जाता है। इतनी पानी की बचत होती है और साथ ही समय की बहुत बड़ी बचत होती है। एक दिन में एक ड्रोन करीब 30 एकड़ का छिड़काव कर सकता है। तो सर पूरे राज्य की एक योजना बना करके ड्रोन की कितनी आवश्यकता होगी, करीब 2500 ड्रोन की आवश्यकता होगी, और इन ड्रोन के लिए पायलट और को पायलट का प्रशिक्षण करके उनको तैनाती की आवश्यकता होगी। इसके ऊपर एक क्रमबद्ध तरीके से सर पूरी योजना बना करके काम करने की जरूरत होगी, जिसके लिए हम लोगों ने इसमें सुझाव दिया है। आगे सर हम बात करें कुछ अगले से बासमती चावल की अभी जिक्र किया गया था और हमारे संस्थान द्वारा, और मैं उसमें विशेष रूप से जुड़ा हुआ हूं, विकसित करीब 25 बासमती की किस्में हैं जिनके निर्यात से प्रतिवर्ष देश को 30,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। अगली स्लाइड, जिसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। उत्तर प्रदेश के 27 जिले जो है बासमती को भौगोलिक संरक्षण के अंदर चिन्हित किया गया है और सिर्फ 7 राज्य हैं जिसमें बासमती की खेती हो सकती है। उनमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 27 जिले और उत्तराखंड शामिल हैं। इन 27 जिलों में सर अभी धान का कुल रकबा जो है करीब 16 लाख हेक्टेयर है, उसमें बासमती की खेती सिर्फ 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में होती है। तो हमें अपार संभावना है इसको बढ़ाने की, और यहाँ पे सर अगर हम जैविक का विशेष रूप से जैविक बासमती का उत्पादन करें और उसमें बायो फर्टिलाइजर को शामिल करें तो इससे हमको जो इसकी गुणवत्ता है वो भी बढ़ेगी और मार्केट में दाम भी अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट, इसके अतिरिक्त सर एक और क्षेत्र जहाँ पे मैं खुद काम कर रहा हूँ, हमारे संस्थान में, पूसा संस्थान में काम हो रहा है, वो काला नमक की जो परंपरागत किस्में हैं सर लंबी होती हैं और गिर जाती हैं, पैदावार बहुत कम होती है। आप सर आज से करीब 7 साल पहले पूसा संस्थान में आए थे, उस समय मैंने आपको काला नमक की बौनी प्रजाति जो हमने विकसित की थी वो दिखाई थी वहाँ पर, और वो किस्म जो है सर अच्छी पैदावार है, बहुत अच्छी खुशबू है, गुणवत्ता बहुत अच्छी है, और इसका पूरी तरह से परीक्षण करके करीब 11 कृषि विज्ञान केंद्रों में, आपके कृषि विज्ञान केंद्र पर भी इसका परीक्षण किया गया था और अब ये बहुत उपयुक्त पाई गई है। और इसका विमोचन जल्दी अगर हो जाता है सर तो इसमें अभी काला नमक का जो जीआई क्षेत्र है जिसमें 11 जिले आते हैं उसमें 14 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की खेती होती है, लेकिन काला नमक का रकबा सिर्फ 50,000 हेक्टेयर का है। इसको बढ़ा करके 2030 तक कम से कम 2 लाख हेक्टेयर तक ले जा सकते हैं। और जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचलन है, वहाँ से बाजार को जोड़ करके काला नमक को भगवान बुद्ध के प्रसाद के रूप में एक बहुत बड़े व्यापार की संभावना, इसमें हम ट्रेड को भी जोड़ करके एक योजना आगे बनाएंगे सर। अगली, इसके अतिरिक्त सर जो बायो फोर्टिफिकेशन है, इस प्रकार की फसल की प्रजातियों का विकास करना जिनके अंदर ये क्षमता है कि जमीन से वो पोषक तत्वों को लेकर के दाने के अंदर, ग्रेन्स के अंदर ज्यादा मात्रा में इकट्ठा करें, तो ऐसी किस्मों को हम बायो फोर्टिफाइड किस्म कहते हैं सर। इसके पैरेलल सर हम फोर्टिफाइड किस्मों की बात कर रहे हैं, फोर्टिफाइड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। उसमें जैसे टूटा हुआ चावल है उसका आटा बना दिया जाता है, उसमें आयरन, जिंक, फोलिक एसिड मिला दिया जाता है, फिर उसको मशीन से उसका चावल बनाया जाता है गूंथने के बाद, और वो चावल भी जिस किस्म का चाहिए उस तरह का, अगर लंबा चावल बनाना है तो लंबा चावल बना सकते हैं, छोटा बनाना है सम्मा मसूरी जैसा तो वैसा बना सकते हैं। लेकिन फोर्टिफिकेशन में सर एक कमी जरूर होती है कि वहाँ पर जो न्यूट्रिशन होता है वो फूड मैट्रिक्स का हिस्सा नहीं होता है। जब हम बायो फोर्टिफाइड किस्में विकसित करते हैं तो ये न्यूट्रिशन, इसमें बढ़ा हुआ मात्रा जो आयरन, जिंक की होती है वो फूड मैट्रिक्स की हिस्सा होती है और खाने के बाद इसकी बायो अवेलेबिलिटी शरीर में ज़्यादा होती है फोर्टिफाइड की तुलना में। तो लंबे समय में अगर हम देखें तो ये बायो फोर्टिफाइड किस्में जो हैं एक बहुत बड़ा विकल्प होगी कुपोषण को दूर करने के लिए। अब तक करीब 87 बायो फोर्टिफाइड किस्में विकसित हो चुकी हैं, राष्ट्रीय स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा विमोचित की गई थी।
2 कार्यक्रमों में, और इसमें से सर 36 किस्में जो हैं वो उत्तर प्रदेश के लिए विमोचित की गई हैं। तो इन किस्मों को सर उत्पादन से लेकर के बाजार तक ले जाना और उनको एक प्रीमियम प्राइस देना, फिर उसको जो है मूल्य संवर्धन के साथ जो अलग अलग स्कीम है गवर्नमेंट की, चाहे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, उसके साथ जोड़ करके कुपोषण की समस्या को दूर किया जा सकता है। इसके ऊपर भी सर हम लोगों ने योजना बनाई है। अगली स्लाइड। इसके अतिरिक्त सर जो जैव उर्वरक हैं इनकी बहुत बड़ी भूमिका है और ये जो है जैविक खेती के अभिन्न अंग बनने चाहिए। और अभी तक सर जो इसमें समस्या थोड़ी सी आती है, एक तो जो उत्पादन में और मांग में अंतर काफ़ी है, दूसरा उत्पादन में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, गुणवत्ता मेंटेन नहीं हो पाती है और क्वालिटी एश्योरेंस नहीं होने के कारण जैव उर्वरक जितने प्रचलित होने चाहिए उतने अभी तक हो नहीं पाए हैं। तो इसमें सर करीब 1 हेक्टेयर में रासायनिक उर्वरक 15,000 रुपये का लगता है, दोनों फसल धान और गेहूँ का मिला लिया जाए तो, और उसमें जैव उर्वरक का प्रयोग करें तो 25% की बचत होती है, जो करीब 4,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के बराबर होती है। और मृदा की जो भौतिक अवस्था है, उसके अंदर जो जीवाणु हैं उनमें भी काफ़ी वृद्धि होती है। इसके ऊपर भी सर एक रोड मैप हम लोगों ने बनाने की कोशिश की है। इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिनके ऊपर चर्चा हुई है, अगला उसको सर मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। सीड हब की स्थापना, और इसमें सर जितने फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन हैं वो गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन कर रहे हैं, ब्रीडर सीड हमारे जैसी संस्थाओं से, करनाल से लेते हैं, गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन करते हैं और राज्य की जो सर्टिफिकेशन एजेंसी है उनके द्वारा सर्टिफाई किया जाता है बीज, तो उस बीज को लेकर के सरकार के द्वारा फिर किसानों तक पहुंचाना, इससे गुणवत्तापूर्ण बीज किसानों तक मिलेगा और सीड हब की स्थापना करके। और अभी सर जो प्रक्रिया है बीज की खरीदने की, उसमें संविदा पे लिया जाता है और अक्सर जो सबसे कम कोटेशन होता है उससे बीज लिया जाता है, लेकिन बीज के बारे में सर हमारा मानना है कि सुबीजम सुक्षेत्रे जायते संपद्यते, अच्छे बीज को अगर अच्छे खेत में लगाएं तो बहुत अच्छी पैदावार होती है, और जो उसको अगर हम संविदा पे खरीदेंगे सर तो इस प्रक्रिया में शायद सर कुछ सुधार की आवश्यकता होगी और इसमें एफपीओ को जोड़ करके हम काफ़ी इस दिशा में पहल कर सकते हैं। इसके अलावा सर दलहन, तिलहन, मिलेट, सब्जी और फलदार वृक्षों द्वारा फसल का विविधीकरण ये बहुत ही आवश्यक है। और विशेष रूप से इस बात पर चर्चा हुई कि बुंदेलखंड और विंध्य रीजन में जहाँ की जलवायु थोड़ी शुष्क है, नमी बहुत ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पे जो कठिया गेहूँ होता है, ड्यूरम गेहूँ जिसको हम बोलते हैं, उसकी गुणवत्ता जो दलिया बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसकी गुणवत्ता वैसी ही होती है जैसा मध्य प्रदेश का गेहूँ होता है। तो इन दोनों क्षेत्रों को सर बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में इसके लिए विशेष रूप से गेहूँ उत्पादन करके और एक्सपोर्ट के से इसको जोड़ा जा सकता है, इसमें अपार संभावना है। उसके साथ साथ जौ के लिए भी नदी के किनारे सर जितने क्षेत्र हैं वहाँ पर बांस की खेती, क्योंकि लोकल आवश्यकता बांस की बहुत ज़्यादा है और इससे एक आय का एडिशनल साधन बनेगा। कृषि में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए जो आधारभूत संरचना है उसका विकास करना सर, इसके बारे में चर्चा डॉक्टर पंजाब सिंह ने भी की कि जो ये सेंटर्स बनाए जाएंगे उन सेंटर्स पे सारी सुविधाओं का विकास किया जाए। अभी ये किसान भाई ये एक एक्सपोर्टर भाई आए थे तो कह रहे थे कि बहुत सारी जो आवश्यकताएं होती हैं विदेशी, अलग अलग देश के अलग अलग मानक होते हैं और उन मानकों के ऊपर जो परीक्षण कराना होता है उसकी सुविधाएं मिलने में दिक्कत होती है। तो इस तरह की बहुत अच्छी लैब सर राज्य में स्थापित होने की आवश्यकता है। और कृषि अनुसंधान एवं विकास पर आर्थिक निवेश में वृद्धि, सर ये भी आपका ध्यान में आकर्षित करना चाहूँगा कि अगर हम देखें अमेरिका, चाइना, जापान, वहाँ पर जो एग्रीकल्चर का जीडीपी है उसका करीब 1.4% शोध और शिक्षा पर लगाया जाता है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय औसत जो है वो करीब 0.6% का है और उत्तर प्रदेश में सर ये जो करीब 0.1 से 0.2% है। तो इसमें भी सर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, शोध की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, विश्वविद्यालयों को और अच्छा करने के लिए जरूरी है कि इसमें थोड़ा सा और खर्च किया जाए। इसके अलावा सर केले में अभी किसान भाई एक आए थे, करीब 12 करोड़ के आसपास सैपलिंग की जरूरत होती है। उसके लिए टिश्यू कल्चर के एक बड़ी कमर्शियल लैब की आवश्यकता है जो भी हमारे राज्य में नहीं है और हमारा सारा सैपलिंग जो है वो बाहर से आता है। इस बारे में भी आवश्यकता है इसको देखने की। और विभिन्न शोध संस्थाओं द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के विस्तार के लिए आपसी सामंजस्य की आवश्यकता है सर।
टेक्नोलॉजी सर किसी भी संस्थान के द्वारा विकसित की गई हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे कर्नाटक में हो या पंजाब हरियाणा में हो, अगर हमारे लिए उपयुक्त है तो उसको ले आकर के उसका प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। और इसके बहुत अच्छे उदाहरण है सर। धान की किस्म स्वर्णा आंध्र प्रदेश में विकसित हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे प्रचलित किस्म है। संबा मसूरी वो भी आंध्र प्रदेश में विकसित हुई, लेकिन यहाँ की सबसे अच्छी किस्म है। तो इन सारे संस्थानों के साथ एक नेटवर्किंग करके और जहाँ पे भी अच्छी टेक्नोलॉजी उसको ले आकर के अपने राज्य में उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ पशुओं के चारे के लिए चारा और फीड की पर्याप्त उत्पादन की व्यवस्था, मानव संसाधन विकास और निर्यात उपयुक्त उत्पादों की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए प्रशिक्षण, प्रयोगशालाओं एवं तकनीकी पैकेज का विकास, इसके बारे में चर्चा की सर। मछली उत्पादन पर भी सर हमारे देश में इनलैंड फिशरीज के लिए तालाब में मछली उगाने के लिए बहुत अपार संभावना है और बहुत अच्छा व्यवसाय है। 1 एकड़ से करीब 6-7 लाख रुपए की आमदनी हो जाती है। कई किसानों ने शुरू किया। डॉक्टर पंजाब सिंह के साथ इनके फाउंडेशन से जुड़े हुए किसान बहुत अच्छा कार्य इस क्षेत्र में कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ निजी मंडियों में जो स्वीकृति की प्रक्रिया में नीतिगत सुधार, कुछ प्रश्न एक्सपोर्टर्स के द्वारा और उठाए गए थे सर, इस पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी जो रिक्वायरमेंट है जमीन की कि निजी मंडी के लिए एक 3 हेक्टेयर या 4 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होती है, जो कि कम में हो सकता है। तो उसको सर उसके ऊपर विचार अगर किया जाए तो इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, श्री मनोज कुमार सिंह जी को विशेष रूप से, आप सभी लोगों का सर हमें यह मौका दिया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। प्रोफेसर आरबी सिंह जी जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक बात अपने प्रेजेंटेशन में कही थी कि अगर हम किसी चीज़ को वैल्यू करते हैं तो हमें उसको मेज़र करना आना चाहिए और मॉनिटर करने के लिए मेज़र करना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ कई बैठकें होती हैं, कई वर्कशॉप्स होते हैं, कई निर्णय भी होते हैं, लेकिन वो किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो प्रोफेसर आरबी सिंह जी का एक सुझाव था कि जो भी तय हो उसके लिए एक कमेटी हो जो कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन को ओवरसी करती रहे और समय समय पे अपने रिकमेंडेशन उस हिसाब से आपके सामने लाने का काम करती रहे। सर, इसी के साथ मैं आप अनुरोध करना चाहूँगा आपको, आपके माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी। आज के इस कृषि संबंधी वैज्ञानिक संगोष्ठी के समारोह कार्यक्रम में मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, प्रदेश सरकार में उद्यान विभाग के मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, सहकारिता विभाग के मंत्री श्री JPS राठौर जी, प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, हमारे साथ वर्चुअली जुड़े अपर मुख्य सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी जी, इस वैज्ञानिक संगोष्ठी में विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित ICR के डायरेक्टर डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी, ICR के पूर्व डायरेक्टर प्रोफेसर पंजाब सिंह जी, सभी हमारे प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिकगण, डॉक्टर आरबी सिंह जी, प्रदेश के कृषि उत्पाद निर्यातक गण,
कृषि प्रसंस्करण से जुड़े हुए हमारे सभी उद्यमीगण, प्रदेश के प्रगतिशील हमारे कृषक बंधु और उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज प्रातःकालीन सत्र से ही इस गूढ़ विषय पर उत्तर प्रदेश में देश के प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक, उद्यमी और प्रगतिशील किसान एक साथ बैठ करके उत्तर प्रदेश के रोड मैप फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स इस विषय पर गंभीर चिंतन को आगे बढ़ा रहे हैं। कृषि का महत्व हम सब के लिए है और हम सब ने इसके महत्व को इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान भी देखा है। आप सब ने देखा है कि विगत 2-2.5 वर्ष से पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रही है। कोरोना के दौरान सभी सेक्टर्स ऐसे थे जहां पर उसके ग्रोथ रेट पर उसका विपरीत असर पड़ा, और खासतौर पर हम निर्माण के क्षेत्र को देखेंगे तो 50% उनकी नेगेटिव ग्रोथ थी। लेकिन इस सब के बावजूद कृषि एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जिसमें पॉजिटिव ग्रोथ दर्ज की गई थी, और खासतौर पर 3.5% की जो पॉजिटिव ग्रोथ थी कृषि सेक्टर की, वह उन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाता है जो अभी इस क्षेत्र में किए जाने की आवश्यकता है। हम इस कृषि संगोष्ठी को और खासतौर पर इस कृषि वैज्ञानिकों की संगोष्ठी को देश के सबसे उर्वरक प्रदेश में कर रहे हैं। मेरा मानना है कि गंगा और यमुना से जुड़ा हुआ यह क्षेत्र अपनी दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि के साथ साथ सबसे अच्छे जल संसाधन के लिए भी विख्यात है, और मैं मानता हूं कि प्रकृति और परमात्मा की जो असीम कृपा है वह केवल इन सब बातों से ही हम सबके सामने प्रमाणित हो जाता है कि हमारे पास जो कृषि योग्य भूमि है वह लगभग 11 से 12% है। अगर पूरे देश के अंदर की कृषि भूमि से हम तुलना करें तो उत्तर प्रदेश के पास जो रकबा आता है कृषि का वह 11 से 12% के आसपास आता है। आबादी हमारी देश की कुल आबादी के 16 से 17% आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लेकिन ये जो 11 से 11% के आसपास जो हमारे पास कृषि भूमि है, यह देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 20% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश करता है। यह उन संभावनाओं को व्यक्त करता है जो संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं। और जैसे यहां पर अभी डॉक्टर पंजाब सिंह जी ने भी कहा, डॉक्टर ए के सिंह जी ने भी कहा कि देश प्रगति तब करेगा जब उत्तर प्रदेश प्रगति करेगा, देश तब खड़ा होगा जब उत्तर प्रदेश खड़ा होगा। और
प्रदेश में कृषि सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराता है, सर्वाधिक किसान उत्तर प्रदेश में है, और इस फील्ड की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए तो आज प्रातःकालीन सत्र से मैं अपने कृषि उत्पादन आयुक्त से प्रातःकाल, क्योंकि मुझे आज दिल्ली में एक कार्यक्रम में जाना था और मुझे लगता था कि मैं हो सकता है कि शाम तक इस कार्यक्रम के लिए खाली हो पाता हूं कि नहीं पाता हूं, तो मैं उनके संपर्क में था और मुझे अच्छा लगा कि बहुत अच्छे मुद्दों पर यहाँ पर चर्चाएं हुई और उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की दिशा में जो डॉक्टर आरबी सिंह जी ने कहा है कि एक ठोस रोड मैप हमारे पास होना चाहिए, एक एक्शन प्लान हमारे पास होना चाहिए जिसे हम न केवल इम्प्लीमेंट कर सकें बल्कि समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग करते हुए प्रभावी ढंग से उसे आगे बढ़ा सकें। उत्तर प्रदेश अब एक्सपोर्ट का एक जोन भी बन गया है, एक हब बन रहा है। मैं आपको बताऊं कि देखिए, हम लोगों ने 2018 में, आज से लगभग 4 साल पहले, उत्तर प्रदेश से नई नई सरकार बनी थी और नई सरकार बनने पर उस समय हमारे लोगों में उत्साह था, लेकिन प्रदेश के एक सामान्य नागरिक के मन में आशंकाएं भी थी और उसके मन में बहुत उत्साह इस रूप में नहीं था, क्योंकि 15-20 वर्षों तक जिस प्रकार की कार्य पद्धति और शासन पद्धति उन्होंने देखा था तो उसे लगता था कि यहां कुछ हो नहीं सकता है। और ये जो निराशा का भाव था, ये हम सबको भी कभी कभी बहुत चिंतित करता था। हम लोग भी कुछ नया करने के बारे में सोचते थे। मेरे मन में भी, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगियों के मन में भी होता था कि हम क्या कुछ नया कर सकते हैं। मैं भी दुनिया के कोई भी एम्बेसडर आता था या कोई भी हाई कमिश्नर आता था, उनके सामने हम लोग पूछते थे क्या है आपका, किस सेक्टर में आपने अच्छा काम किया है और कैसे उत्तर प्रदेश आपके साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकता है। हम लोग इस बात को जानते थे कि उत्तर प्रदेश अगर प्रकृति और परमात्मा की कृपा का विशेष प्रदेश है तो कुछ कारण तो होगा। एमएसएमई का हमारे पास सबसे बड़ा क्लस्टर हमारे पास मौजूद था, लेकिन वे भी बंदी के कगार पर था और ये मान लिया गया था कि आज की स्थिति में इसकी कोई संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक विश्वास था कि हमारे पास जो परंपरागत उद्यम है, अगर हम इसको थोड़ा भी प्रोत्साहित कर लें तो हो सकता है इसमें कुछ संभावना बदले दिखे। और आपने देखा होगा कि हमने उस समय इसकी मैपिंग करवाई। 75 में से 57 जनपद ऐसे थे जिनके पास अपना यूनिक प्रोडक्ट था। जो शेष 18 जनपद थे, उन 18 जनपदों के लिए हम लोगों ने फिर एक नए प्रोडक्ट की व्यवस्था बनाई और उसमें बहुत सारे तो कृषि से जुड़े हुए क्षेत्र थे। 75 जनपद के लिए एक प्रोडक्ट जो था तो हमने उसका नाम दिया एक जनपद एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। आज आप देख रहे होंगे कि इसने उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में विकसित करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। वर्तमान में 1,56,000 करोड़ रुपए का जो प्रोडक्ट है उत्तर प्रदेश का, वह हम लोग यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं भी 3 दिन पहले मुरादाबाद गया था। 2017 तक मुरादाबाद में निराशा थी, हताशा थी, लोगों के मन में आशंकाएं थी, लोग कुंठित थे, क्योंकि मुरादाबाद हम बचपन से सुनते थे कि मुरादाबाद में पीतल के आइटम, ब्रॉस आइटम के लिए मुरादाबाद जाना जाता था, लेकिन न उनको समय पे तकनीक दी गई, न उनके लिए उस प्रकार के मंच ही दिए गए थे।
न ही उनके लिए कोई मार्केट थी, और वे अपने स्तर पर कोयला से, केरोसिन से या डीजल से अगर कुछ अपने प्रोसेसिंग के कार्य को या फिर अन्य कार्यक्रम को आगे बढ़ाते भी थे तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अलग से उन्हें परेशान करता था और उनके उद्यम को बंद कर देता था। हम लोगों ने आने के बाद जब उसे मैपिंग की और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ जोड़ा, उन्हें तकनीक दी, पीएनजी की व्यवस्था कराई, सीएनजी की व्यवस्था करवाई, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मकड़ जाल से उन्हें दूर करके एक सुविधा दी। अभी मैं परसों गया था और मैंने उन उद्यमियों के साथ मेरा संवाद था। 9,500 करोड़ रुपए का वहां का अकेले मुरादाबाद का एक्सपोर्ट है वर्तमान में, और केवल इस क्षेत्र का। मेरा मानना है उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। हमारे पास 9 क्लाइमेटिक जोन है, हमारे पास 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, राज्य सरकार के द्वारा संचालित 4 और सरकार के द्वारा अनुदानित 1 कृषि विश्वविद्यालय भी है, केंद्र सरकार के द्वारा 2 कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हैं। हम थोड़ा भी प्रयास कर लें, आप सभी कृषि वैज्ञानिक गण, उद्यमी गण और प्रगतिशील किसान एक साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा लें तो उत्तर प्रदेश में मेरा मानना है कि जितनी संभावनाएं हैं इसको अगले 5 वर्ष में हम 3 गुना कम से कम बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आज भी इन सब बातों को देखता हूं मैं। अभी भी मैं देखता हूं कि हमारे पास किसानों के पास बहुत कोई तकनीक है नहीं। 2017 के पहले कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थिति को हम अच्छी तरह जानते थे। पिछले 5 वर्षों में उसमें काफी सुधार किया गया, काफी सुधार करने का प्रयास हुआ। केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा सामूहिक रूप से जो प्रयास प्रारंभ किए गए उसके बहुत अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने इस क्षेत्र में विशेष रुचि लेकर के पहली बार हम लोगों ने सुना कि जब 2014 में देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था प्रारंभ की, आज उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला राज्य भी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से सर्वाधिक किसान उत्तर प्रदेश के अंदर जुड़े हुए हैं। विगत 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने कृषि के सिंचन की क्षमता को लगभग 22 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त कृषि सिंचन की सुविधा प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाई है। हमारे पास आज बेहतर कनेक्टिविटी है। देश का वाटरवे नंबर 1 उत्तर प्रदेश के अंदर बन चुका है। एक्सपोर्ट की जो संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, इन सब को भी हम तेजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी भी हमारे अन्नदाता किसानों के साथ बेहतर संवाद, कृषि के विविधीकरण के साथ उन्हें जोड़ना, धान और गेहूं की परंपरागत फसल के साथ ही अन्य दलहन, तिलहन और चाहे वह सब्जी की खेती की ओर हो या औद्यानिक फसलों की ओर है, उन सब की ओर भी उन्हें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और जिस एक सेक्टर को इस बार प्रधानमंत्री जी बहुत जोर दे रहे हैं वह है नेचुरल फार्मिंग की ओर। हम सब और कृषि वैज्ञानिकों को खासतौर पर उस पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। तो जीरो बजट खेती की अवधारणा पर आधारित है और जिस पर अनेक स्तर पर कार्य हुआ भी है और इस कार्यक्रम को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। मुझे लगता है कि जैविक खेती का सबसे अच्छा परिणाम उसके माध्यम से हम प्रदान कर सकते हैं और किसानों को भी पहले ही वर्ष में बिना किसी नुकसान के, बिना किसी हताशा और निराशा के आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं देखता हूं बहुत सारे कृषि वैज्ञानिक अभी भी उसके बारे में बहुत
सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ने को तैयार नहीं दिखते। मेरा आग्रह होगा कि हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। संभावनाएं हैं, इसमें बहुत संभावनाएं हैं, और इन संभावनाओं को हम थोड़ी भी आगे बढ़ाने में योगदान दे सकें तो लागत कम और उत्पादन ज्यादा, ये इस सेक्टर के माध्यम से तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है। दूसरा, खेती की आधुनिक तकनीक को भी अपनाने की आवश्यकता है। हम ड्रिप इरिगेशन की तरफ किसान को ले जा सकते हैं। सरकार, केंद्र और राज्य सरकार इसमें सब्सिडी देती है। किसानों को इसके बारे में अवगत कराना, उन्हें बताना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम देखें तो सामान्य किसान के पास जो 1.5 से 2 एकड़ की आती है, और 1.5 से 2 एकड़ की उसमें वह एक औपचारिक मान करके उसको खेती करता है, तकनीक अपनाने से संकोच करता है, उसमें किसी भी अन्य प्रकार से वह कोई नया प्रयोग करने में संकोच करता है। एफपीओस के गठन करने की जो प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुई है, ये सभी पूरे देश के अंदर जिस तेजी के साथ बढ़ा है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम लोगों ने इसमें गति तो पकड़ी है, लेकिन इन सभी उसमें कृषि वैज्ञानिकों के साथ साथ इस सेक्टर के जो कृषि उत्पाद के उद्यमी हैं, जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं, ये सभी मिलकर के अगर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा लेंगे तो उत्तर प्रदेश की उन व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ा करके हम उत्तर प्रदेश के अंदर के जो हमारी वास्तव में एक प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि उत्तर प्रदेश आगामी 5 वर्षों के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में आगे बढ़े। अगर भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो उसमें उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन इस रूप में आगे बढ़ सकता है, और इसमें हर एक फील्ड में हमें कार्य करना होगा। और उसमें जो सबसे अधिक संभावना उत्तर प्रदेश के अंदर है वो कृषि और कृषि से जो अलाइड सेक्टर हैं, इन सभी में इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में हम सभी लोग मिलकर के आगे बढ़ा सकते हैं। इस कृषि वैज्ञानिकों की संगोष्ठी में जो भी निचोड़ सामने आया है, मैं चाहूंगा कि एक तो हमारे 9 के 9 जो एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक जोन है, इनमें हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कृषि विज्ञान केंद्र मौजूद हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों को हम लोगों को, उनके पास अच्छे वैज्ञानिक वहां पर मौजूद हैं, उन वैज्ञानिकों को हम अपने इन सभी वैज्ञानिकों के साथ जोड़ करके इनकी सेवाओं को वहां पे ले करके और उन्हें इस सेक्टर में कार्य करने के लिए हम प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें। शासन स्तर पर भी उन्हें हर प्रकार से आगे बढ़ाने की कार्य हो। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में यह प्रयोग केवल कृषि विज्ञान केंद्र और विश्वविद्यालयों तक ही सीमित न हो। हमें अगर केले की टिश्यू कल्चर की लैब स्थापित करनी है तो हम इसका केंद्र बिंदु विश्वविद्यालयों को बनाएं, कृषि विज्ञान केंद्रों को इसके साथ जोड़ें, तकनीक का केवल केंद्रीकरण नहीं बल्कि विकेंद्रीकरण भी करें और उन्हें निचले स्तर तक पहुंचा करके हर एक कृषि विज्ञान केंद्र और विश्वविद्यालयों को फिर प्रगतिशील किसानों के साथ साथ एक सामान्य किसान तक उसकी पहुंच बन सके, किसान को वहां आने में संकोच न हो और हमारे वैज्ञानिकों को भी किसानों के बीच में जाकर के किसी प्रकार का कोई संकोच न हो। हमें इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर हम केवल इसे कृषि विज्ञान केंद्र के तक सीमित रख करके और कृषि विज्ञान केंद्र भी केवल अपने तक ही सीमित रखेंगे और किसानों के इसके साथ नहीं जोड़ेंगे तो हमारी मेहनत सार्थक नहीं हो पाएगी। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि हमारी संस्थाएं अभी भी समाज से जुड़ नहीं पाई। हमें इस बात को देखना होगा कि जो कुछ भी सुविधा हमें प्राप्त हो रही है इसमें समाज के एक एक व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन है।
शासन जो धनराशि किसी कार्य के लिए उपलब्ध कराती भी है, ये शासन का अपना धन नहीं होता है। ये किसी मुख्यमंत्री या किसी मंत्री का या किसी विभाग का अपना स्वयं का धन नहीं है। ये पब्लिक कंट्रीब्यूशन से जब इसका कलेक्शन हुआ है, फिर वही धनराशि हम किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ाने के लिए दे पाते हैं। इसलिए उन सभी के लिए अगर कुछ सुविधा और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए या उनको हम कुछ नयापन दे करके उनको बता सकें, तो हमें इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना पड़ेगा। एक साइकिल उसकी रेप तैयार करनी पड़ेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित होना, उसको एक्शन प्लान के रूप में उसे लागू करने की एक ठोस रणनीति को आगे बढ़ाना एक सकारात्मक पहल इस फील्ड में है। उत्तर प्रदेश की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में हम सब सफल होंगे। मैं इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी कृषि वैज्ञानिकों को, कृषि उद्यमियों को, उत्पाद उद्यमियों को और अपने प्रगतिशील किसानों को इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए आज की इस संगोष्ठी के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। आप सभी को मैं एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को हम उत्तर प्रदेश के लोग आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।